भाई और बहनों और मेरे प्रदेश के वासियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस क्या शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी जी से लेकर राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी श्री राजस्थान जयमान व्यास, हीरालाल शास्त्री, महेंद्रलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, बाल मुखर्जी बिस्वा आदि सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्र सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। आप सबको मालूम है कि देशव्यापी किस रूप में गांधी जी की सानिध्य में लड़ी लड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अनेकों ऐसे योद्धा थे जिन्होंने त्याग किए, बलिदान किए कि नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़े, जुल्म बंद रहे, तब जाके कीमती आज़ादी मिली थी। आज़ादी का इतिहास इस देश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उस कीमती आज़ादी को 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये। 74 साल का लंबा सफ़र जिसने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, बोलियां, धर्म और जाति हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखना व अखंड रखना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे नेताओं के कुशल नेतृत्व में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा थे। एक तरफ नींव रखी उन्होंने, विकास की मजबूत नींव रखी। दूसरी तरफ देशवासियों का आह्वान किया किस प्रकार से हमारा संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बना, उसको आधार बना के किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। संविधान की मूल भावना और हमारे क्या कर्तव्य है, पूरे देशवासी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ये कोई 75वां वर्ष एक दिन के लिए नहीं मनाया जाएगा। ये पूरे साल भर हम लोग किस रूप में मनाते हैं। सरकारें अपना काम करती है, प्रोग्राम करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, परंतु हर व्यक्ति को, हर संस्था को अपने तरीके से किस प्रकार से वे जश्न मना सकती है, जिससे कि नई पीढ़ी को इस बात का एहसास हो कि एक आज़ादी मिली है। क्या हमारी विचारधारा थी, क्या हमारी सोच थी, किस प्रकार हमारे त्याग बलिदान हुए और किस प्रकार से आज़ादी के वक्त में कुछ भी नहीं था देश के अंदर, एक सुई भी बाहर से आती थी। उस मुल्क में आज क्या नहीं बन रहा है। ना सड़कें थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। बिजली को लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली हुआ करती थी। राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी वो। आज 23,000 मेगावाट बिजली का उत्पन्न हो रहा है। सोलर अलग आ रहा है, विंड अलग आ रहा है, पूरी क्रांति हो गई। सड़कों का जाल बिछ गया है। कहाँ सड़कें थी रेगिस्तान के राजस्थान के अंदर। स्कूलें नहीं थी, कॉलेज की बात छोड़िए, मामूली 2, 4, 10 कॉलेज थी। विश्वविद्यालय के लिए लोग, हमारे यहाँ के लोग आगरा और इलाहाबाद और वाराणसी जाते थे। हम लोगों ने बहुत लंबा सफ़र तय किया। आज वो राजस्थान नहीं रहा जो उस जमाने का था। आज यहाँ पर IIT, IIM, IIIT, एम्स, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, MNIT, क्या नहीं है राजस्थान के अंदर।
कॉलेजों का जाल बिछ गया है। हमने अभी हाल ही में 2 साल में 123 कॉलेज खोल दी, 33 महिला कॉलेज खोल दी, और ये घोषणा कर दी कि जहाँ 500 छात्राएं होगी वहाँ पर उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इस प्रकार एक से बढ़ के एक हम लोगों ने फैसले किए हैं, और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो अकाल सूखे पड़ते रहते थे। आज जिस प्रकार से नरेगा की योजना आई है यूपी गवर्नमेंट वक्त में, फूड सिक्योरिटी एक्ट लग गया, गरीबों के लिए 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, शिक्षा का अधिकार का कानून बन गया, सूचना का अधिकार का कानून बन गया। ऐसा नहीं था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन यूपी की, और वही आए जो नरेगा ने बचा लिया कोरोना काल के अंदर लोगों को। वरदान साबित हुआ नरेगा अपना जो महात्मा गांधी। तो जो फैसले 70 साल में हुए, 74 साल में हुए हैं, वो आपके सामने हैं। उसके आधुनिक राजस्थान कहलाता है। यहाँ आप शानदार नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो मेगा हाईवेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स हो, गांव की सड़कें हो, उसके जाल बिछा हुआ है। जल जीवन मिशन आया है, 50% भागीदारी केंद्र की है। हम मांग कर रहे हैं उनसे 90% भागीदारी करो। जो पहले प्रावधान था वही अपनाए कि राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके ही नहीं है, बल्कि गांव की दूरी दूर दूर है, ढानियों में लोग बसे हुए हैं। वहाँ पानी पहुँचाना, बिजली पहुँचाना, सड़क पहुँचाना, और राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। हम चाहते हैं कि जल जीवन मिशन, घर घर में नल की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनी, पूरे देश के लिए बनी। राजस्थान में तो लोग तरसते हैं पानी के लिए। आप जानते हैं गांव में क्या स्थिति बनी हुई आज भी। इसलिए हमने पूरी राजस्थान के लिए अलग से इसकी मनाही है किस प्रकार से 13 जिलों के अंदर राष्ट्रीय योजना घोषित हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी राजस्थान के जयपुर में, अजमेर में। ERCP को हम लोग राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, अभी तक दिया नहीं है। तो हमने नवनेरा बांध के माध्यम से, ईसदा बांध के माध्यम से काम शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि जो प्यासी धरती है, ऐसे इलाके करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, माधोपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सब जिले जो है बहुत तकलीफ में पीने के पानी के लिए भी, सिंचाई के लिए भी। तो सरकार अपना प्रयत्न कर रही है, और मैं समझता हूँ उसी रूप में हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल के अंदर भी मुझे कहते हैं गर्व है कि जो आह्वान हमने किया था, राजस्थान के संस्कार और संस्कृति परंपरा महान है। एक तरफ हमारे सैनिक सरहदों पर कारगिल का युद्ध हो या उसके पहले या बाद में लगातार शहादत दे रहे हैं। शहादत देना, आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कुर्बानी है, त्याग बलिदान है देश के लिए। उनको मैं नमन करता हूँ। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, आतंकवाद का शिकारी बनते हैं। और कोरोना के अंदर दिखा दिया राजस्थान की जनता ने किस प्रकार से एकजुटता दिखाई। हमने कहा राजस्थान सतर्क है, हमने कहा राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोए। आम जनता ने भी, पक्ष ने, विपक्ष ने, धर्म गुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, सामाजिक संगठनों ने, किसी ने कमी नहीं रखी। आम जनता भी आ गया है, खाना पका हुआ हो या कच्चा हो। पहली लहर के अंदर जिस प्रकार सेवा की राजस्थान की, वो इतिहास में दर्ज हो गई। क्योंकि राजस्थान का कोरोना प्रबंधन भी, जहाँ हमारे यहाँ पर टेस्टिंग होती नहीं थी, सैंपल भेजने पड़ते थे ब्लड के पूना और दिल्ली,
आज 1.5 लाख की क्षमता राजस्थान में पैदा कर ली प्रतिदिन की। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया, आईसीयू बेड बढ़ा दिए, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई। पहली लहर तो निकल गई, फिर भी दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया ऑक्सीजन को लेके, दवाएं को लेकर के। तब भी हम लोग तकलीफ में आए, पर फिर भी हमने यहाँ जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी लोग जानते हैं कि राजस्थान का प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ रहा। रिकवरी रेट बहुत शानदार रही, मृत्यु दर बहुत कम रही, 1% से कम रही। शानदार प्रबंधन रहा अस्पतालों के अंदर। सबको विश्वास में लेने का परिणाम है कि हम लोग कोरोना काल में भी कामयाब हो सके मैनेजमेंट के अंदर। तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी, कोई कोरोना गया नहीं है पूरे विश्व के अंदर, कहीं तीसरी लहर आ रही है, कहीं चौथी लहर आ रही है, कहीं पांचवी लहर आ रही है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो तीसरी लहर की संभावनाएं हैं, कोई निश्चित तौर से नहीं कह सकता। देश और दुनिया के वैज्ञानिक हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे आपके डॉक्टर्स हो, होगा क्या, तीसरी लहर आएगी, किस रूप में आएगी, बच्चों के लिए आएगी, कोई नहीं कह सकता। स्कूलें खोलने का हमने फैसला किया है। कल मैं देख रहा था कि हिमाचल में, पंजाब में, 4-5 राज्यों में बच्चों स्कूल जाने पर उनको कोरोना संक्रमित हो गए। हम लोग पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज़ का, जल्दबाजी नहीं हमें। हम चाहेंगे राजस्थान की जो एक प्रोफाइल बनी है देश के अंदर कोरोना मैनेजमेंट की बनी है। वैक्सीन में हम लोग आज 15 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। तो वैक्सीन मिल नहीं रही हम लोगों को, तो 1.5-2 लाख मुश्किल से लगा पा रहे हैं। हम चाहते राजस्थान के लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने में हम लोग कामयाब हो जाएं, क्योंकि बचाव जो है वो वैक्सीन से ही संभव है। हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोरोना हो रहा है। 40,000 लोगों को हो गया केरला के अंदर, जिनकी दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, तब भी संक्रमित हो गए। पर कम से कम वैक्सीन लगाने के बाद में मृत्यु दर 0 के आसपास रहती है। हम चाहेंगे कि जनता का जो सहयोग मुझे मिला उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए मैं इस अवसर पर इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राण की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों को प्राण बचाने में कार्य किया। इनका मैं सम्मान भी करता हूँ कि इस रूप में इन्होंने, पहली लहर में बहुत लोग चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा, तब भी लोगों ने जान की बाजी लगा करके सब कुछ काम किया। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि हम लोग किस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर भी जो राजस्थान ने एक स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर गति पकड़ी है, फ्री दवाइयाँ, इसकी मनाही हमने सन 12-13 के अंदर बहुत कामयाब रही, टेस्ट फ्री रहे, और उसी का परिणाम है कोरोना प्रबंधन में चिकित्सा व्यवस्था शानदार बन रही, क्योंकि हमने कहा निरोगी राजस्थान रहेगा। निरोगी राजस्थान का हमने नारा दिया था, राजस्थान में निरोगी हो राजस्थान के लोग, जिससे कि दवाइयों की कम से कम आवश्यकता पड़े, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन। वही काम आया हमारे कोरोना मैनेजमेंट के अंदर। अभी मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमने चिरंजीवी योजना लेके आए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, पूरे प्रदेशवासियों को 5 लाख तक का बीमा हो गया है परिवार का, कैशलेस। कुछ तकलीफें भी आ रही है, नई योजना लागू होती कुछ तकलीफ आती है अस्पतालों में भी और जगहों में, उसको हम ठीक कर रहे हैं। पर शानदार योजना है। आप लोग करीब 95% लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, या तो जानबूझ करके या फिर अज्ञानतावश हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में हम चाहते हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ बने देश के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने कहा कि तमाम सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं आज राजस्थान में आ चुकी है। कॉलेजों का जाल बिछ रहा है। हम चाहेंगे हर ब्लॉक के अंदर कॉलेज खोले,
जैसे मैंने कहा 500 छात्राएं होगी, वहाँ कॉलेज खोल देंगे लड़कियों की। आप सोच सकते हो कि सरकार की सोच क्या है। इस रूप में हम लोगों ने फैसले किए। किसानों को सब्सिडी मिल रही है 16,000 करोड़ की। किसानों के लिए हमने घोषणा कर दी है कि अगला बजट किसानों के लिए अलग होगा। और शायद आपको मालूम पड़ा होगा, कल रात ही मैं देख रहा था, कल बजट पेश हुआ तमिलनाडु का। तमिलनाडु ने कल किसानों के लिए अलग बजट पेश कर दिया है। मैं चाहूँगा, हमने घोषणा की थी बजट के अंदर, अगले बजट के लिए तमिलनाडु ने कल जो बजट पेश किया है, हम देखेंगे कि उसको एग्जामिन करेंगे, अच्छे से अच्छा बजट किसानों के लिए क्या हो सकता है वो लाने का प्रयास करेंगे अगली बार। किसानों की अलग समस्याएं होती है बिजली को लेके, उनके लिए अलग कंपनी बनेगी जिससे कि किसान लोग बिजली के लिए मोहताज नहीं रहे। उनकी मांग रहती है कि रात को सर्दियों में बिजली मिलती है, रात भर जागना पड़ता है, कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, दिन को बिजली मिले। आपको जान के प्रसन्नता होगी, 15 जिले में हमने दिन को बिजली कर दी है। अगले साल तक सभी जिलों में दिन को बिजली मिलने लग जाएगी। इस प्रकार किसानों के लिए जो जो वादे हमने किए थे, कर्जा माफ़ करने का किया, वो निभाया। 20 लाख किसानों के कर्जे माफ़ हो गए। और तो और हम चाहते हैं कि बूंद बूंद ड्रिप और स्प्रिंकल की खेती हो, पानी बचाओ। पानी की कमी अभी भी है, देश के अंदर भी है और प्रदेश के अंदर भी। एक एक बूंद कीमती है। पानी बचाने का काम जब हम खेती को करेंगे ड्रिप के आधार पर, स्प्रिंकल के आधार पर हमारा खेती, तब जाकर के पानी बच सकेगा। अभी हमने किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह का सम्मान निधि दी है, बिजली के बिल के लिए भी। इस प्रकार ध्यान रख रहे हैं किस प्रकार से किसानों के लिए काम हो सके, और यही सोच हमारी हर क्षेत्र के लिए है, किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ें हर क्षेत्र में। पानी के लिए मैंने कहा आपको, जल जीवन मिशन के बारे में बताया आपको, बहुत शानदार योजना है। सोलर के लिए कुसुम योजना लेके आ रहे हैं, भारत सरकार की भी योजना ये है। हम चाहेंगे राजस्थान आगे बढ़े, या खेतों में सोलर पावर प्लांट लगे और जितनी बिजली की आवश्यकता है खेत में वो ले, उसके बाद में बाकी बची हुई बिजली को सरकार को बेच दे, उसको इनकम भी हो जाएगी। इस प्रकार से बिजली हो, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, चाहे सिंचाई हो, सब में हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और तो और हम चाहते हैं कि अभी नीति आयोग के साथ मीटिंग हो रही थी, हमने कहा वक्त आ गया है प्रधानमंत्री जी का आप संदेश दें हम लोगों का, राजस्थान के लोगों का, सोशल सिक्योरिटी हो लोगों की। दुनिया भर के विकसित राष्ट्रों में जिनको जरूरत है उनको सोशल सिक्योरिटी है, वीकली पैसा मिलता है जिससे कि अपना गुजारा कर सके। अभी हमने 35 लाख लोगों को कोरोना काल के अंदर जो डेस्टिट्यूट थे, जो सुबह शाम कमा के खाते थे, रेडी वाले, ठेले वाले, रिक्शा वाले, सबको हमने 5,500 हज़ार रुपये दिए 5 किस्तों के अंदर, जिससे कि उनको तकलीफ कम से कम हो कोरोना काल के अंदर। 80 लाख लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, 20 लाख की पेंशन अभी जोड़ी है 2 साल के अंदर हमने। और अभी प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। तब तमाम तरह की जो समस्या, राजस्व संबंधी समस्या हैं गाँव के अंदर, विभिन्न विभागों की समस्याएं हैं, शहरों के अंदर पट्टे देने की समस्याएं हैं, तमाम जो पहले हमने किए थे प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग, उसी तरह का अभियान वापस शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत आप सबके सहयोग से वो दोनों प्रोग्राम बहुत ही सफल होंगे और लोगों को उससे राहत मिल सकेगी। इस प्रकार से नौकरियों की बात है, नौजवानों के लिए करीब 1 लाख के आसपास नौकरियाँ लग चुकी है, 80,000 की प्रक्रिया चल रही है और पूरी तरह हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बल्कि स्पोर्ट्समैन के लिए भी हमने उनको प्रायोरिटी दी है, जो मेडल लेके आएगा। करीब 300 नौकरियाँ लग चुकी है, उन लोगों के लिए भी 80 नौजवानों का, छात्रों का, युवाओं का स्पोर्ट्समैन है, उनको 180 को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया है। खेल स्टेडियम हर ब्लॉक में बनने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप देखा भी ओलंपिक संपन्न हुआ ही है,
उसमें क्यों नहीं पाकिस्तान भागीदारी निभाए आने वाले वक्त के अंदर। वो सोच करके हमने गांव स्तर पर, चाहे वो कबड्डी हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, शूटिंग बॉल हो, खो खो हो, हम चाहते हैं गांव से शुरू करें। और पिछली बार इसी स्टेडियम के अंदर किया था, स्टेट लेवल का कार्यक्रम किया था खेल का। वो कार्यक्रम चलेंगे, गांव से लोग यहाँ तक आएंगे और कैसे उनको तलाशें, हम लोग प्रतिभाओं की तलाश करें और उनको फिर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह कोचिंग दिलवाएं उनको अच्छी से अच्छी। ये तमाम स्कीम हम लोग बनाना चाहते हैं नौजवान पीढ़ी के लिए। आईटी की बात आती है तो राजीव गांधी याद आते हैं। उस वक्त सपना देखा था 21st सेंचुरी में जाएंगे तो हम लोग तैयारी के साथ जाएं, जिससे कि दुनिया के विकसित राष्ट्र में विज्ञान में तकनीकी के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा गैप है, वो गैप कैसे समाप्त हो, ये सोच करके उन्होंने नारा दिया था 21st सेंचुरी में चलो। आज अपन देखते हैं इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल, कंप्यूटर, अधिकांश गवर्नेंस के काम आज इंटरनेट के माध्यम से होने लग गए। 80,000 ई मित्र राजस्थान के अंदर है, सबसे जुड़े हुए हम लोग हैं। अभी मैंने 1.5 साल के अंदर करीब 350-400 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, कोरोना के मैनेजमेंट के लिए भी, अन्य विभागों के रिव्यू करने के लिए भी। तो बिना संभव नहीं हो सकता था अगर आज यहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं नहीं आती थी इसके अंदर, तो हम लोग भी पीछे रह जाते। इस प्रकार से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग और आगे आने वाले वक्त में गुड गवर्नेंस दे सकें, हमको गुड गवर्नेंस दे सकें। और उसके लिए जैसे मैंने कहा आपको, अभियान हमारे शुरू होंगे। गांव में पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसीलदार हो, एसडीओ साहब हो, विशेष हिदायत दी जा रही है कलेक्टरों को भी और डिवीजन कमिश्नर को, पूरी मॉनिटरिंग करें। गांव के लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तत्काल फैसले होने चाहिए, इधर उधर फिरना नहीं पड़े उनको, और करप्शन का शिकार नहीं होना पड़े। करप्शन के अंदर आपको मालूम है कि जिस प्रकार एसीबी काम कर रही है, वो भी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है। जिस प्रकार एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी हम चाहेंगे कि 0 टॉलरेंस के हिसाब से आगे बढ़ें, जिससे कि लोगों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनके काम हल हो सके। उसमें हम लोग लगे हुए हैं। एक हमने बनाया सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल। पूरे देश में मेरे ख्याल से राजस्थान ने पहल करी है। जो हमारा सूचना का अधिकार है, उसके अंतर्गत लोगों को सूचना मांगनी पड़ती है, लंबा प्रोसेस है। हमने कहा कि हम क्यों नहीं, उस पर प्रोविज़न है सूचना के अधिकार के अंदर, जिसमें सरकार खुद सूचना को अपलोड करे, जो देखना चाहे वो देख सकता है पोर्टल के अंदर। वो व्यवस्था हमने करी है। आधे से अधिक विभाग जुड़ गए हैं। इस साल तक पूरे विभाग जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि सब सूचनाएं आपको सूचना अधिकार के अंतर्गत फॉर्मेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, खुद सूचना देख सकें आप लोग। एक बड़ा काम हमने किया है FIR लॉज कंपल्सरी करने का। लोग इसके मायने समझे नहीं। जब मैंने किया था तब भी मैंने कहा था संख्या बहुत बढ़ जाएगी थानों के अंदर, क्राइम बहुत बढ़ गया, ये हमारी आलोचना होगी। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। हमने कहा कि थानों के अंदर कई बार भगा देते हैं फरियादी को, गरीब आदमी होता है, बात समझ नहीं पाते हैं थाने के अधिकारी। हमने बड़ा फैसला लिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जहाँ पर कंपल्सरी थाने के अंदर FIR होगी। थाने में नहीं करेंगे तो SP का ऑफिस में करनी पड़ेगी, SP को। और ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है। संख्या बढ़ी है पर न्याय मिला, लोगों को न्याय सुनिश्चित हुआ है। और यही कारण है कि अब जो तफ्तीश होती है उसमें टाइम बहुत आधा हो गया है। पहले 156(3) में कोर्ट जाना पड़ता था थाने को पाबंद करने के लिए, जांच के लिए। अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। करीब करीब मैं समझता हूँ बहुत नगण्य हो गया है कि कोर्ट जाकर के लोग आदेश लेके आते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें ही बड़ा काम करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कुशासन देने के लिए कोई कमी रखेंगे नहीं। उसी रूप में हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आप सबके सहयोग से ये तीसरी लहर की जो
संभावना है, इसको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा पहली लहर तो करीब करीब 1 साल चली थी, तो दूसरी लहर जब आई थी अचानक 14-15 अप्रैल को आई और 4-5 दिन में पूरे देश में फैल गई। देखते देखते हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेके। पहली लहर में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता कम पड़ी थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, सब खाली पड़े रहे हमारे। दूसरी लहर में तो हाहाकार ही मर गया। एक साथ में पूरे देश के अंदर सब राज्यों में क्या क्या नहीं हुआ आपको सबको मालूम है। कितने लोग ऑक्सीजन का अभाव मारे गए थे, क्या क्या खबरें टीवी में दिखा रहे थे, क्या क्या लाशें बह गई गंगा के अंदर, गंगा के किनारे कितने बॉडीज को दाह संस्कार किया गया। वो दृश्य तो याद आते ही दिल में ऐसे भाव पैदा होते हैं कि इतने बड़े मुल्क में 130 करोड़ की आबादी है, आज तुम 75 ईयर मनाने जा रहे हैं, उस मुल्क में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाओं की कमी हो गई, लाशों को हम लोग ढंग से संस्कार नहीं करवा पाए। पूरी खुशी कहते राजस्थान में हम लोगों ने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, नगर पालिकाओं नगर निगमों को हमने आदेश दिया तमाम कोरोना के जो लोग मारे गए हैं, मृत्यु हो रही है, दाह संस्कार स्थानीय निकाय कराएगा, सत सम्मान हद करवाएगा। बसें भेजी गई हरिद्वार तक, किस प्रकार से जो औपचारिकता होती है डेथ होने के बाद में अस्थि कलश ले आने की, उसको फ्री किया गया। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया। जैसे कोरोना काल में लोग घर में बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे ही मेंटली आदमी पटर हो जाता है, क्योंकि सबके घर बड़े नहीं होते, बंगले नहीं होते हैं, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, एक कमरे में 2 कमरे में, क्या बीते थी उनके ऊपर। सब बातों का ख्याल रख करके हम लोगों ने फैसले किए। मैं इस मुबारक मौके पर आप सबका आह्वान करना चाहूँगा 2 ही बातों का, अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो जो हम लोग शपथ लेते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, शपथ में जो शब्द है जो संविधान में लिखे हुए हैं, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी तो आजकल सब जगह उसको पढ़वाते भी हैं। कर्तव्य क्या क्या है और मूल भावना क्या है उसकी संविधान की। मैं चाहूँगा कि कम से कम जनप्रतिनिधि लोग शपथ ग्रहण करके फिर पद ग्रहण करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अंतरात्मा को पूछे कि जो मैंने शब्द पढ़े हैं शपथ के अंदर, शपथ लेने के मायने रखते हैं, वो शपथ के शब्द है क्या मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरे फैसले क्या उसके अनुरूप हैं, क्या मेरी सोच उसके अनुरूप है। जहाँ लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, क्या वो आचरण कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, जिंदा रखना है देश के अंदर, अगर देश को हमें एक में अखंड रखना है, रशिया जैसे मुल्क टूट गया, 14-15 टुकड़े हो गए उसके, जो सुपर पावर थी दुनिया की, अमेरिका के बराबर। यूगोस्लाविया टूट गया, कई टुकड़े उसके हो गए। और हम लोग आज क्या किए, बलिदान किए, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी महान परंपराओं को वापस याद करते हैं, जिसके कारण से हम लोग आज सबको एक साथ लेके चलते हैं। अभी जो माहौल देश में है वो थोड़ा अलग सा माहौल है, चिंताजनक माहौल है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग चिंतित है। आज असहमति को भी आप सम्मान नहीं देते हो। लोकतंत्र में तो चाहे आपका आलोचक भी है, चाहे आपका असहमति व्यक्त करने वाला भी है, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जो आज नहीं हो रहा है। आज तो जो एजेंसी जुडिशरी हो, CBI, ED, इनकम टैक्स, सब पे दबाव है, सब एजेंसी दबाव में काम कर रही है। अंतरात्मा सबकी जान दे क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए ये माहौल ठीक होना चाहिए देश के अंदर, देश हित में है। विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, आपस में हो, कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं होती है। ये लड़ाई अपनी विचारधारा की हो सकती है,
हर पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज़ अलग अलग होते हैं, उसमें आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हो कौन सी पार्टी अच्छे प्रोग्राम देगी जनता के लिए, वो अलग बात है। परंतु उसको लेकर के अगर हम लोग विचारधारा को लेकर के हम लोग अगर देश में जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ जाके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो चिंता बनी रहेगी देश में और भविष्य देश का अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है हम सब देशवासी 75 साल का एक महत्व होता है, हीरक जयंती के रूप में मना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर के 75 साल के अवसर को पूरे साल भर एक नया संकल्प लेने के लिए, हर रोज़ नए काम करने के लिए, नई पीढ़ी तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग करें। जो आज वर्तमान पीढ़ी नई पीढ़ी है उसके ऊपर कल के देश का भविष्य टिका हुआ है, उनमें भी भावना मैं समझता हूँ कि वही होनी चाहिए जो संविधान में लिखी हुई है। जाति धर्म वर्ग सबको साथ लेकर हम चल सकें, इस रूप में हमें काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जो माहौल बना रखा हम लोगों ने, उस माहौल को आधार बना के हम चलेंगे। सरकारें प्रोग्राम भी करेगी और कई संगठन भी आगे आएंगे, हम सब मिलकर के 75 वर्ष का लेखा जोखा सेमिनार सिंपोजियम और कोई प्रतिस्पर्धा करा के बच्चों के अंदर इस प्रकार से माहौल बनाए जिससे कि राजस्थान के अंदर हम लोग राजस्थान का जो सपना देखा हमारे उन लोगों ने जो आज हमारे बीच नहीं है, उन सपने को पूरा करने में हम लोग कामयाब हो सकें। यही बात कहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप सबके मिलने का अवसर मिला। दुर्भाग्य से कोरोना का भी माहौल चल रहा है, सब चिंतित है, तो कम से कम संख्या के आधार पर प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम संक्षिप्त हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर के जंग को जीतें। जीतने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और जिस प्रदेश के अंदर एकजुट होकर इस जंग को लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत